इसमें देखेंगे बच्चों, आज हम जो आपको पहले दिन पीडीएफ दिए थे पढ़ने के लिए, आज इसके बारे में डिटेल्स से हम पढ़ते हैं बच्चों। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन उसके बारे में इंट्रोडक्शन किया जाएगा, क्या क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिसिटी लिमिट, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी देखेंगे, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी देखेंगे, रिलेशन बिटवीन इन दोनों चारों के बीच में जो संबंध है इस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो अभी शुरुआत हम करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन से। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। सॉलिड बॉडी तो रिजिड होती है लेकिन बच्चों परफेक्ट रिजिड नहीं होती है। बिट इट हैज़ डिफाइंड शेप एंड साइज, वो शेप और साइज से ही डिफाइन किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट ट्रेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज। कहने का मतलब ये है कि अपनी साइज को पुनः प्राप्त कर ले ओरिजिनल साइज में। एंड शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये जो फोर्स लगाया गया है उसमें, इसी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। जो उस अप्लाइड फोर्स जो लगता है उसी को क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी बोला जाता है। द सब्सटेंस विच रीगेन, जो सब्सटेंस पुनः प्राप्त होता है देयर ओरिजिनल शेप में, एंड देयर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड इलास्टिक सब्सटेंस। ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स हमारा कहलाएगा इलास्टिक सब्सटेंस कहलाएगा। इनएबिलिटी ऑफ बॉडी की बात करें टू रिगेन द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। द सब्सटेंस पोसेसेस दिस फीचर आज कॉल्ड प्लास्टिक सब्सटेंस। जैसे प्लास्टिक में हम देखेंगे बैकेलाइट होता है। तो इसका डिटेल हम पढ़ते हैं बच्चों। अब इलास्टिसिटी की हम बात करेंगे। इसमें डिटेल में मैटर की बात करते हैं तो हमको थ्री मैटर, जो हमारे सिलेबस में थ्री मैटर को हम पढ़ेंगे। पहला है सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ये हम इस तीन मैटर पर चर्चा करेंगे। थ्री स्टेट मैटर ऑफ डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो तीनों मैटर हैं ये एक दूसरे से, इन दो फैक्टर के कारण एक दूसरे से डिफरेंट है। कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों? नंबर वन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर एटॉमिक एंड इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, एक ये है। और दूसरा है द एक्सटेंट ऑफ रैंडम थर्मल मोशन ऑफ एटम्स एंड मोलिकुलर्स ऑफ द सब्सटेंस विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। यानी मुख्यतः दो बातों पर ही, यानी टू फैक्टर पर इन सभी मैटरों का निर्धारण होता है। यानी उसमें जो है अंतर हम कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों इलास्टिसिटी क्या होती है, उसकी हम बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रीगेन, यह क्या कहता है कि प्रॉपर्टी की, बॉडी की जो प्रॉपर्टी है पुनः प्राप्त करने के लिए इट्स ओरिजिनल, अपने पुराने कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे लंबाई अथवा शेप में रहे। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी बॉडी। मतलब जब फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हम रिमूव करते, हटाते हैं, तब वो इलास्टिक बॉडी कहलाएगी हमारी। और ये कब कहलाएगी? जब अपने वो पुराने ओरिजिनल शेप में पूरा रीगेन प्राप्त हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक सिटी बोलेंगे। प्लास्टिसिटी क्या होता है बच्चों, इसकी बात करेंगे। इफ़ द बॉडी डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिगेन, यदि बॉडी की ये टेंडेंसी हो जाए कि अपने पुराने कॉन्फ़िगरेशन में वापस ना आए, डिफॉर्मिंग फोर्स, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम हटा लें तो वो कहलाएगी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। और ये जो प्रॉपर्टीज, ये गुण रहेगा, वही कहलाएगा प्लास्टिसिटी कहलाएगा। तो यहाँ से बच्चों कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप हुआ होगा कि इलास्टिसिटी क्या है और प्लास्टिसिटी क्या है। तो इस तरह आप जो है नोट्स में अपने बना सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि सम टर्म रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? इफ़ ए फोर्स अप्लाइड ए बॉडी प्रोड्यूस, जैसे यहाँ पर हमारा बना है बच्चों फिगर में कि अगर जैसे हम इसमें कोई फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्म होकर शेप थोड़ा सा आगे यहाँ पर ऐसे बढ़ गया है। जब ये डिफॉर्म होकर फोर्स आगे बढ़ता है, बॉडी का शेप इस तरह हो जाता है। इसी की बात यहाँ पर किया जा रहा है। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी प्रोड्यूस द चेंज ऑफ नॉर्मल पोजीशन, यानी ये जो पुराने इस पोजीशन से यहाँ पर हो जा रहा है,
यानी यहाँ पोजीशन से बदल कर यहाँ पर जब हो जा रहा है, विच रिजल्टेंट द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी आइदर इन लेंथ, या तो उसके लेंथ में या वॉल्यूम में या शेप में, देन द फोर्स अप्लाइड इज डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी जब ये सब कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होता है तो इसी में जो हमने जिस फोर्स को हम लगाया है यही फोर्स हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। तो ये जो फोर्स हमने लगाया है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें परफेक्टली इलास्टिसिटी बॉडी। परफेक्टली इलास्टिसिटी बॉडी में क्या होगा, ए बॉडी विच रीगेन द इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कम्प्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। कि जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं वो बॉडी पुनः अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, तो इट इज़ परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। तो उसको क्या बोला जाता है, एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोला जाता है। एग्जाम्पल में जैसे क्वार्टज है एंड फास्फोरस ब्रॉन्ज है आर क्लोज टू परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। तो ये पूरा परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के क्लोज में रहता है। तो इस तरह हम जो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के बारे में जान सकते हैं। प्लास्टिक, अब देखेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की बात। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी में क्या क्या देखना बच्चों, ये बॉडी विच डज नॉट रिगेन, मतलब ऐसी बॉडी हो जो पुनः अपने पुराने शेप में ना आ पाए डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूवल करने पर। हाउ एवर द स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स में बी इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे परफेक्टली बॉडी में हम लोग क्या देखें, पुट्टी हो गया, मड हो गया, आर क्लोज टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इन सबको क्या होता है कि थोड़ा सा फोर्स लगा दे तो वो फोर्स लगाने पे वो बिगड़ जाता है उसका आकार, और पुनः फोर्स हटाने पे उसी आकार में नहीं आ पाता। तो ये हमारा है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या देखेंगे, इसकी हम बात करते हैं। स्ट्रेस में हम देखेंगे व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स पता हो गया बच्चों क्या होता है, किसी बॉडी में जब हम फोर्स लगाते हैं और जो फोर्स हम अप्लाइड करेंगे किसी बॉडी में, तो जो उसका शेप एंड साइज में जो चेंजेज होता है इसी फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी, द चेंजिंग ऑफ नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर ये गलत लिखा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ एटम, मोलिक्यूल्स अथवा एटम ऑफ द बॉडी। एज रिजल्टेंट जो होगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले विच टेंड्स टू ब्रिंग टू बैक इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यहाँ तक बात समझ में आ रही बच्चों, कि जैसे हम यहाँ पर कोई बॉडी हमारी यहाँ पर है बच्चों, अगर इसमें हमने फोर्स लगा दिया, जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से क्या होगा, ये बॉडी का थोड़ा सा इसमें शेप में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये शेप में मान लीजिए ऐसे परिवर्तन इसमें हो जा रहा है, तो ऐसे जब परिवर्तन हुआ इस बॉडी के शेप में, तो फोर्स हमने इधर को लगाया फोर्स को, तो लेकिन ये जो बॉडी का ये जो परिवर्तन आया है इतना, ये जो परिवर्तन आया है इसको पुनः लाने के लिए जो एक फोर्स हमारा जो है अंदर की ओर इंटरनल जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, इसी को हम लोग अंदर वाले को क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। इसी रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वही हमारा स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, जिसकी एसआई यूनिट की बात हम करेंगे न्यूटन लिखा जाएगा प्रति मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और फोर्स की यूनिट न्यूटन होता है। तो इस तरह हम जो है रिस्टोरिंग फोर्स और इसके बारे में समझ सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है उसको हम देखते हैं। नॉर्मल अथवा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करेंगे। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रॉड ए डिफॉर्मिंग फोर्स F applied along the length of the rod perpendicular to its cross section, in this case stress produced in the rod is known as normal तथा longitudinal stress।
मतलब एफ जब अप्लाइड करेंगे किसी लेंथ में, किसी रॉड में, परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन, मतलब उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगा। द इन दिस, यहाँ पर क्या ये शब्द नहीं रहेगा, इन दिस केस में हम क्या समझेंगे, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड रॉड इज नोन एज नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल जब स्ट्रेस हम लिखेंगे तो एफ एन अपान ए ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में इस तरह हम समझ सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल में भी दो केसेस हमको देखना है। कौन सा, एक टेंसाइल स्ट्रेस व्हेन लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। कहने का मतलब इस तरह की हमारी कोई लंबाई है, इस लंबाई में हमने जब इसमें फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने पर क्या हुआ कि इसकी लंबाई में जितना इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑन द एप्लीकेशन डिफॉर्मिंग ओवर इट, देन स्ट्रेस प्रोड्यूस द कॉल्ड इज टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा, इस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल बोलेंगे। मतलब रॉड को जब इंक्रीज करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर, तब यहाँ पर जो है टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस व्हेन द लेंथ ऑफ द रॉड डिक्रीज ऑन द एप्लीकेशन डिफॉर्मिंग फोर्स। कहने का मतलब किसी रॉड में अगर हम इस तरह कंप्रेस कर दें, फोर्स इधर अंदर की ओर जब लगा देंगे फोर्स, तो कंप्रेस होकर यहाँ अंदर आ जाएगा। जब कंप्रेस हो जाएगा तो इस स्ट्रेस जो प्रोड्यूस्ड हुआ उसको हम बोलेंगे कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब यहाँ पर जब अंदर की ओर आ गया, जब कंप्रेस होकर, तब इसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, हम यहाँ पर बोलेंगे। तो बच्चों हमने दो चीज़ पढ़ा स्ट्रेस के बारे में, एक टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, दो प्रकार के हम पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं, हमने इसमें नॉर्मल टाइप्स का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने पढ़ा दो टाइप के होते हैं। अब अगला हमारा दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में ये समझते हैं बच्चों कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एज ए बॉडी सच दैट प्रोड्यूस्ड चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी शेप रिमेनिंग सेम। मतलब कि यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाइड करें और यह हो कि उसके वॉल्यूम, डेंसिटी और शेप रिमेनिंग सेम रहे, तो एट एनी पॉइंट ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। मतलब किसी भी पॉइंट पर फोर्स जो रहेगा परपेंडिकुलर इट्स सरफेस में रहेगा। एट एनी स्मॉल एरिया द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा। इसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं एफ वी अपान एरिया। एफ, उसमें हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल में क्या पढ़ा था, उसमें हम पढ़े थे कि एफ इक्वल टू एफ एन अपान नॉर्मल अथवा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एफ एन अपान ए, और वॉल्यूम में एफ वी अपान ए पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शेयरिंग एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस में बात करेंगे बच्चों, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू सरफेस देन इट्स कॉल्ड द टेंजेंशियल अथवा शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब एफ टी अपान ए, इट्स प्रोड्यूस टू चेंज द शेप वॉल्यूम रिमेनिंग सेम। मतलब ये अपने आकार में तो चेंज होगा बट इसका वॉल्यूम जो है ज्यों का त्यों रहेगा। तो इस तरह को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। अब हम एक क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। पहला इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर फार्मूला हमको पता हो गया कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर लिखा जाता है एफ अपान ए, फोर्स अपान एरिया। फोर्स का कितना हो रहा है, तो कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर लग रहा है 5 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। द बोन का क्या हो रहा है, बोन इज यहाँ पर है, ये गलती छपा है ये, तो बोन इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज एन अप्रोक्सीमेट क्रॉस सेक्शन एरिया इतना दिया है। इफ द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोन इतना मीटर स्क्वायर, द विल बोन कंप्रेस इट ब्रेक टू द फोर्स। तो हमको यहाँ पर कि कितने फोर्स हम लगाएं कि ये ब्रेक जो है ना हो पाए, इसको हमको ये पता करना है।
तो विल बी द बोन कंप्रेस्ड और विल इट ब्रेक, किया इस फोर्स से क्या ब्रेक हो जाएगा, ये हमको चेक करना है। तो पहले हम स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेस निकालेंगे तो 5 × 10⁵ अपान एरिया कितना है 4 है। तो इसको अगर हल हम करेंगे तो हल करने से कितना आ रहा है, इसको अगर हम भाग कर दें, ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻ कितना हो जाए, स्क्वायर में है तो 2 हो जाएगा। अब इसको हम अगर काट लें तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 × 10⁹ हो गया। अगर एक हम यहाँ से ले लें तो ये हो जाएगा 50/4 × 10⁸ हो गया। अब इसको अगर हम काट देंगे तो ये हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 12.5 × 10⁸। और यहाँ पर कितना दिया है, ये द यूलिमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना हम बोन्स का दे रहा है, तो विल बी द बोन कंप्रेस्ड अथवा विल बी ब्रेक फोर्स। तो स्ट्रेस जो हो रहा है इतना प्राप्त हमको हो रहा है। तो इस तरह हम समझ में क्या रहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, बोन ब्रेक हो जाएगा। बोन क्या होगा, बोन हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि बोन की जो कैपेसिटी दी गई है, बोन की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ बोन हम कहें तो कैपेसिटी ऑफ बोन का है 1.75 × 10⁸ है। और यहाँ पर जो फोर्स आपने अप्लाइड किया है वो 12.5 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, बोन क्या होगी, टूट जाएगी। तो इस तरह हम जो है इस सवाल को निकाल सकते हैं। अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चों। ए मटेरियल ब्रेक ऑफ द अंडर स्ट्रेस इतने पर दे रहा है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इतना दिया गया है, कैलकुलेट द लेंथ में ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट, मतलब अपने वेट से कितना हमको यल की लंबाई हमको प्राप्त, कैलकुलेट द लेंथ हमको पता करना है। अब इसमें हम वेट फार्मूले की बात करें तो स्ट्रेस का जो हमने फार्मूला पढ़ा था क्या था, F/A। F को हम W लिख सकते हैं, W/A, और W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L और ρg, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसको हमने मैथमेटिक्स जो जनरली मैथ पढ़ाए थे उसमें इसको आप समझ लेना, वहाँ से जो है आप क्लियर समझ में आ जाएगी। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देखिए, उस वीडियो में हमने जो है W/A को लिखा L ρg। अब L ρg को अगर हम यहाँ बैठा दें, L ρg = कितना मान दिया गया है, 20 × 10⁵ दिया है। और L का मान निकालना है तो 20 × 10⁵ अपान ρg हमारा नीचे चला जाएगा तो आएगा 20 × 10⁵। अपान रो का मान जितना उसको रखिए, तो रो का मान है 2.5 × 10⁻³ और यहाँ पर g का मान 10 रख दीजिए। अब इसको काट दोगे 2 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करने से जो हमारा आएगा 200 अपान ये हो जाएगा 2.5, इसको हल करोगे तो लगभग 80 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो 80 मीटर की लेंथ जो है, या कैलकुलेट द लेंथ में ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट, तो 80 मीटर की लेंथ होने पर ब्रेक अंडर ओन वेट अपने वेट से क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो इस तरह बच्चों हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे, आगे वीडियो में हम इलास्टिसिटी पढ़ लिए, स्ट्रेस पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में स्ट्रेन और उसके बारे में टॉपिक को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद बच्चों।